ठीक है, ड्यू टू हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन। Mn+2 में D5 कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इसके कंपाउंड्स में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी Fe+2 के रिस्पेक्ट। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। बाकी तो आपने डिस्कस कर लिए थे सभी क्वेश्चन। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन सीरीज BO2+। देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर ये ऑर्डर है BO2+, ये एनसीईआरटी का ही ऑर्डर दिया है, इसी का क्वेश्चन है बेटा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। Cr2O7 3- और इससे ज्यादा होगा MnO4-2, है ना। देखो यहाँ पर वेनेडियम कितने ऑक्सीडेशन हाँ बेटा फिर से ब्लर हो रहा है, एक मिनट।
अब क्लियर है क्या बेटा? प्लीज इन्फॉर्म मी। बेटा आ रहे हैं सर, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। The person you're calling is not answering. बोर्ड क्लियर है? ओके चलो बेटा कंटिन्यू करते हैं। नेट इश्यूज की वजह से प्रॉब्लम हुई। देखो हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे थे। क्लास में देखो तो 4 बार हो गई अभी 29 से 40 तक, अब वापस क्लियर हुआ है तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 सीआरक्यू में ऑक्सीडाइजिंग पावर हमें बतानी है BO2 प्लस Cr2O7 2 माइनस और MnO4। देखो ये जब ऑक्सीडाइज एजेंट की तरह वर्क करेंगे तो ये रिड्यूस होंगे, है ना। अब ये रिड्यूस होके किस में आएंगे? तो BO2 प्लस, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बेटा? +4 है ना, +5 होगा। तो ये कन्वर्ट होगा वैनेडियम +3 में, ये कन्वर्ट होगा क्रोमियम +3 में, और ये कन्वर्ट होगा Mn +2 में।
अगर हम इनके स्टेबिलिटी की बात करें तो इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर इंक्रीज करता जाता है बेटा। मतलब V+3 से ज्यादा स्टेबल होगा Cr+3, Cr+3 से ज्यादा स्टेबल होगा Mn+2। ठीक है, तो इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर इंक्रीज करने की वजह से इनके इस स्पीशीज में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो इनकी कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बढ़ रही है, इसलिए इनकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये आंसर आपको एनसीईआरटी में ही मिल जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग पावर क्यों इंक्रीज कर रही है, क्योंकि जिस स्पीसीज में ये रिड्यूस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। तो उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, मतलब इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी क्या कर रही है बेटा, इंक्रीज कर रही है। V+3, Cr+3 और Mn+2 की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर 9 है ये। इसके बाद देखो 16 तो अभी हम करेंगे क्योंकि हम एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर अपन कर सकते हैं अभी, क्यों, क्योंकि एक्टिनोइड और लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन हमें पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होता है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 17, बेटा एक बात बताओ, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन किस पे लगता है? लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन ये स्टार्ट होता है 4F सीरीज से, है ना। और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है 5F सीरीज से। तो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन किस पे आया? 4F सीरीज, और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन आया 5F सीरीज। अब ये कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से था? तो इस कॉन्ट्रैक्शन का रीजन था पुअर शील्डिंग ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स, पुअर शील्डिंग ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जैसे जैसे F में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनकी शील्डिंग पुअर होगी, और F की पुअर शील्डिंग होने की वजह से, स्क्रीनिंग होने की वजह से साइज कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ेगा, है ना। तो अब मुझे बताओ कि पुअर शील्डिंग किसकी ज्यादा होगी, 4F की कि 5F की? 4F की शील्डिंग पुअर होगी कि 5F की शील्डिंग पुअर होगी? तो सिंपल सी बात है कि 5F की शील्डिंग पुअर होगी, क्योंकि 5F न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है तो उसकी शील्डिंग पुअर होगी। मतलब कि अब एक कॉन्ट्रैक्शन कहां ज्यादा होगा? एक्टिनोइड में। एक्टिनोइड का कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है लेंथेनोइड के कंप्रेशन में ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 5F इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 5F इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्वेश्चन था एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज पुअर शील्डिंग ऑफ 5F इलेक्ट्रॉन्स, या शील्डिंग ऑफ 5F इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन 4F इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, शील्डिंग ऑफ 5F इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन 4F इलेक्ट्रॉन्स। 4F और 5F में n की वैल्यू में चेंज है बेटा, इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में चेंज है। न्यूक्लियस से जो जितना दूर होता है उसकी शील्डिंग उतनी पुअर होती है। जितनी ज्यादा पुअर शील्डिंग होगी Z इफेक्टिव उतना तेजी से बढ़ेगा, और Z इफेक्टिव इंक्रीज होने से साइज डिक्रीज होती है। ठीक है, तो साइज में कॉन्ट्रैक्शन आएगा। क्लियर है? तो आप लिख लेना क्वेश्चन नंबर 17 में क्या, ये एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, actinide contraction is greater from element to element than lengthenoid contraction because है ना, फाइव एफ इलेक्ट्रॉन्स causes less shielding 5F electrons causes less shielding. Due to this Z effective increases and size decreases. Due to this Z effective increases and size increases, है ना। तो आप पॉइंट को समझ गए होंगे कि हमें किस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है। ये बोर्ड एग्जाम या स्कूल एग्जाम के लिए क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है ना, इसमें देखो कुछ मिसिंग है वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? हाउ डज एसिडिफाइड परमैग्नेट सॉल्यूशन रिएक्ट विथ, है ना। आपको एसिडिफाइड परमैग्नेट लेना है, मतलब कि परमैग्नेट क्या होगा? MnO4 माइनस,
और H+ की प्रेजेंस में। रिएक्शन किससे करानी है? आयरन, फिर आयंस लिखा है ना, ये एक ही फर्स्ट है आयरन, सेकेंड आयंस, मतलब कि मुझे Fe+2 के साथ रिएक्शन करानी है, दूसरा SO2 के साथ रिएक्शन करानी है, और तीसरा एस ऑक्जेलिक एसिड सी ऑक्जेलेट मतलब कि H2C2O4 के साथ रिएक्शन करानी है ना, ऑक्जेलेट H2C2O4 के साथ रिएक्शन करानी है। बताओ बेटा, Fe+2 को तो ये कन्वर्ट कर देगा Fe+3 में, प्लस खुद आ जाएगा Mn+2 में, प्लस वाटर बनेगा, है ना। SO2 को कन्वर्ट कर देगा किसमें? SO4 में, प्लस ये Mn+2 में आ जाएगा, प्लस वाटर बनेगा, प्लस H2C2O4 को ये कन्वर्ट कर देगा CO2 में, प्लस खुद आ जाएगा Mn2+ में, प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस हैं। ओके, मैं 17 को रिपीट कर देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में आप ऐसा लिखना, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट actinoid contraction is greater from element to element ना, then lengthenoid contraction due to poor shielding of 5f electrons with comparison to 4f electrons due to poor shielding of 5f electrons with comparison to 4f electrons, ठीक है। due to this Z effective increases and size decreases drastically, ठीक है, ये हो जाएगा। तो स्कूल एग्जाम के लिए आपको इस तरह से लिखना होगा कि 4f के रिस्पेक्ट में 5f की शील्डिंग ज्यादा पुअर है, इसलिए Z इफेक्टिव ज्यादा तेजी से बढ़ेगा और साइज में डिक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि लेंथेनोइड में 4f सीरीज में आते हैं इलेक्ट्रॉन्स और एक्टिनोइड में 5f सीरीज में आता है। लेंथेनोइड लेंथेनम से किस बात स्टार्ट होती है? सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाता है ना। ये मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ बेटा कि ये सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक जाता है। और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से कहाँ तक है? ये थोड़े हाँ, थोरियम से लेकर, है ना, लॉरेंसियम तक, ये है, ये 5f सीरीज। क्वेश्चन नंबर 22 ऑब्जेक्टिव है, इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 22 ऑब्जेक्टिव, which represent correct comparison of the stability, which represent the correct order of stability. ये स्पेलिंग सही कर लेना बेटा, है ना, ये स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। विथ कंपेयर ही लिख लो, विथ कंपेयर टू।
4f electrons due to this Z effective increases and size decreases drastically. ठीक है, ज्यादा इफेक्ट 5f का होता है 4f के रिस्पेक्ट में. D option, which represent correct comparison है ना of the stability. Which represent correct comparison, ये रफ करो ना. 29 19. क्वेश्चन नंबर 22. देखिए MnO4 माइनस से ज्यादा स्टेबल बताया है Mn+2 को, है ना, +7 है. और ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में Cr+2 को ज्यादा स्टेबल बताया है Cr+3 से. Cr+2 D4 होता है और ये D3 है, T2G. और CrO4-2 को ज्यादा स्टेबल बताया Cr+3 से. डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज. तो एक बात बताइए, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना बेटा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO4 +7 से +2 में आता है, मतलब कि +2 ज्यादा स्टेबल है. D4 से D3 तो हमने ये देखा था, ये T2G हाफ फिल्ड होता है, T2G3, ये भी ज्यादा स्टेबल होता है +3. फिर प्लस CrO4-2 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये +3 में आता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है. तो आंसर क्या होगा बेटा, डी आंसर होगा इसके लिए कि करेक्ट स्टेबिलिटी, ये तीनों करेक्ट हैं, है ना, इसलिए आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज. ऑल ऑफ दीज. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 अटेम्प्ट करें. क्वेश्चन नंबर 31 अटेम्प्ट करें. अभी क्वेश्चन तो नहीं लिख पाऊंगा, आपके पास CRQ होगा, आप देखें इसको. Which of the following arrangements does not represent the correct order of property stated against it? Which of the following arrangement does not represent the correct order of the property stated against it? पहले हमें देखना है स्टेबिलिटी एंड एक्वस सॉल्यूशन, फिर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना. ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है. हमें बताना है करेक्ट. बेटा स्टेबिलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, स्टेबिलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन देखो, कोबाल्ट +3 इससे ज्यादा स्टेबल बताया है Fe+3, इससे ज्यादा स्टेबल बताया है Cr+3 और इससे ज्यादा स्टेबल बताया है Sc+3. किसमें, एक्वस में, एक्वस में, है ना. तो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फेको, है ना, 27 है, 3 निकाल दीजिए तो 3d6 होगा, ये 3d5 होगा बेटा, और ये 3d3 होगा और ये 3d0 होगा. अब बताओ क्या स्टेबिलिटी का सही ऑर्डर है एक्वस में? स्टेबिलिटी का सही ऑर्डर है ये CO3+, Fe3+, Cr3+ और Sc3+. देखो हम ये जानते हैं कि पार्शियल फील्ड से ज्यादा स्टेबल होता है हाफ फील्ड. 3d5 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है और हाफ फील्ड से ज्यादा स्टेबल होता है T2G हाफ फील्ड, D3 कॉन्फ़िगरेशन. और सबसे D0 आ गया, D0 मतलब कि इसके अंदर वाला इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसके अंदर वाला जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d0. ठीक है, तो सबसे ज्यादा ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर है. करेक्ट है. फिर बोला है Sc, Ti, Cr, Mn नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. Sc, फिर Ti, फिर Cr, फिर Mn. बेटा देखो ये तो केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +3. टाइटेनियम 4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा था, ये 6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा था, एक बार काउंट कर लेना. और ये शायद +2, +2, +3, +4, +5, +6, +7 नहीं 5, Mn की 5 थी,
जीरो को भी अगर मिला लेंगे तो सभी को मैं जीरो हटा रहा हूँ। क्रोमियम की कितनी कितनी थी बेटा, +2 +3 +4 +5 और +6, है ना। मतलब क्रोमियम से ज्यादा मैग्नीज की थी, ये तो हमने देखा था टेबल में। और टाइटेनियम से ज्यादा क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट थी, और स्कैंडियम से ज्यादा टाइटेनियम की, तो ये भी करेक्ट होगा। फिर इसके बाद आते हैं सी पर। सी क्या कह रहा है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। बेटा V2+ है, फिर Cr2+ है, फिर इसके बाद Mn2+ है, और इसके बाद Fe2+ है। तो हम अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर फाइंड कर पाए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो हम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बता देंगे। जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना इसमें इलेक्ट्रॉन्स हम बता सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक उतना ज्यादा होगा। म्यू इक्वल्स टू √n+2। वेनेडियम होता है ना 23, तो ये हो गया 3d3 4s2, मतलब ये 3d3 होगा बेटा, ये आपका 3d3 होगा। क्रोमियम 3d4 होगा, मैग्नीज 3d5 होगा, और Fe 3d6 होगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3, यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे 4, यहाँ होंगे 5, और यहाँ फिर से अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 आ जाएंगे। तो क्या ये करेक्ट ऑर्डर है, क्या ये करेक्ट ऑर्डर है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का? तो नहीं है बेटा, ये इनकरेक्ट ऑर्डर होगा, क्योंकि यहाँ गड़बड़ हो गई बात। जैसे ही 3d6 होगा, एक फिर से पेयर होगा और 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब यहाँ सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो Mn+2 का होगा, √35। √5 × 7 √35 होगा, किसका बेटा, Mn2+ का। फिर इसके बाद डी ऑप्शन पे आओ, Na2+, CO2+, Fe2+, Mn2+ आयनिक साइज। ठीक है, Na2+, CO2+, Fe2+ और Mn2+ आयनिक साइज का ऑर्डर पूछा गया बेटा। Na2+, CO2+, Fe2+ और Mn2+। आयनिक साइज क्या होगा बेटा करेक्ट ऑर्डर? देखो हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट आने पर जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज में तो डिक्रीमेंट ही आ रहा था। हाँ, कॉपर और जिंक में साइज इंक्रीज करी थी, लेकिन यहाँ पर आयरन, कोबाल्ट और निकल की साइज लगभग बराबर आई थी, जिसमें आयरन की साइज फिर भी थोड़ी ज्यादा थी, 126 पिकोमीटर, ये 125 था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो रही थी। ठीक है, अब Mn2+, तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा बेटा? Mn2+ का होगा, क्योंकि वो हमने पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स तो हटा दिए, पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए हैं। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा साइज किसका है? क्योंकि Mn2+ पहले आ रहा है, इनमें जेड इफेक्टिव ज्यादा है, जेड इफेक्टिव जैसे ज्यादा होगा वैसे वैसे साइज कम होगा। मतलब ये करेक्ट ऑर्डर होगा आयनिक साइज का, ये करेक्ट ऑर्डर होगा आयनिक साइज का, क्योंकि Mn2+ की साइज सबसे कम जेड इफेक्टिव की वजह से सबसे ज्यादा होगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 25 है, ये 26 है, ये 27 है और ये 28 है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज कम होता जाएगा बेटा। ठीक है, नोट डाउन कर लें इसको। मतलब आपके पास ए बी डी ये राइट आंसर होंगे, सी रॉन्ग है। सी कहाँ रॉन्ग हो गया? Fe की वजह से, सी रॉन्ग हो गया Fe की वजह से। Fe 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है, 3d6 में अनपेयर इलेक्ट्रॉन 6 नहीं होंगे, 3d6 में अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, है ना। अब ये 4 क्यों है? तो उसको तो आप पहले भी सीख चुके हो कि हम कैसे कॉन्फ़िगरेशंस को बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा ये डी है ना, कितने ऑर्बिटल होंगे बेटा? 5 ऑर्बिटल होंगे। 3d6 को फिल करना है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू 4 हो जाएगी, किसके लिए? Fe2+ के लिए। इसलिए यहाँ n कितने होंगे बेटा? 4। तो सी ऑप्शन रॉन्ग आंसर होगा। आप बोल रहे हो कि हाइड्रेशन एंथैल्पी देखें ए ऑप्शन में, बेटा हाइड्रेशन किस पे डिपेंड करता है मेनली? देखो यहाँ पर साइज में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और वो चार्ज पे डिपेंड करेगा। और मुझे बताओ कि चार्ज यहाँ पर सब पे सेम ही है, चार्ज सब पे सेम है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी लगभग बराबर ही होगी सभी के केस में, क्योंकि चार्ज सेम है। और साइज में जो करेक्शन आता है, जो चेंज आता है वो बहुत कम है बेटा, इसलिए
इसलिए क्या होगा यहाँ पर, हम किससे देखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन से देखेंगे, हाइड्रेशन से नहीं। ठीक है, हाइड्रेशन लगभग लगभग बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर 32। ए को किससे मैच करोगे, Cr2O7 2 माइनस Cr3 प्लस, Cr2O7 2 माइनस से Cr3 प्लस कन्वर्ट हुआ बेटा। तो मैक्सिमम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, एसिडिक मीडियम इज रिक्वायर्ड, बेसिक मीडियम इज रिक्वायर्ड, SO2H plus is used to for change, I minus OH minus is used for change। ठीक है, देखिए ए के लिए हम क्या क्या मिक्स मिला सकते हैं, ए के लिए बताइए मुझे, है ना। ए के लिए क्या पी होगा, ए के लिए मैक्सिमम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, मैक्सिमम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। बेटा वो +6 से +3 पर आया, लेकिन जा तो सकता है +2 तक, तो ये मैक्सिमम चेंज तो नहीं है ना। अच्छा, एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड है, बिल्कुल बेटा कि Cr2O7 2 माइनस 3 प्लस के लिए एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड है, मतलब Q होगा, बेसिक मीडियम नहीं, फिर S होगा। बी पे, बी पार्ट क्या है, MnO4 माइनस से Mn2 प्लस, है ना। ये मैक्सिमम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम चेंज है, तो उसमें P होगा। एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड, बिल्कुल एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड होता है। Mn2 प्लस बेसिक मीडियम में नहीं आता। अच्छा, S भी होगा। फिर मैं C पे आ जाऊं अगर, तो ये मैक्सिमम चेंज नहीं है, एसिडिक मीडियम में नहीं होता, बेसिक मीडियम में होता है। इसके लिए T चाहिए होगा, OH माइनस, फिर D, Cr2, ये तो बेटा pH पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम चेंज इन बिल्कुल चेंज नहीं होगा, एसिडिक मीडियम नहीं है। बेटा बताओ, ये एसिडिक मीडियम में स्टेबल है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम। ठीक है, आप समझ गए होंगे, ये सब उनकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। नोट कर ले आंसर को, और एक बार देखें भी कि किस तरह से अपन ने इसको आंसर किया है। यहाँ पर डी में, डी क्या चेंज है बेटा, पीएच डिपेंडेंस है, पीएच डिपेंडेंसी। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 33 भी कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 33, द बेसिक करेक्टर ऑफ ट्रांजिशन मेटल मोनोऑक्साइड फॉलोज द ऑर्डर। बेसिक करेक्टर, the basic character of transition metal monoxide follows the order। देखिए हमारे पास टाइटेनियम है, फिर वैनेडियम है, फिर क्रोमियम है, और फिर आयरन है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, TiO, VO, CrO और FeO, +2। ये +2 में सभी बेसिक होते हैं, सभी बेसिक होते हैं। अब बेसिक करेक्टर किस पे डिपेंड करेगा बेटा, बताओ। द बेसिक करेक्टर ऑफ ट्रांजिशन मेटल मोनोऑक्साइड फॉलोज द ऑर्डर। एक बार ट्राई करो आंसर करने का, फिर अपन डिस्कस करते हैं, है ना। फिर यहीं पे अपन रोक लेंगे इसको, क्योंकि आपकी फिर 11 से फिर क्लास है, डिवाइसेस चार्ज करने होंगे। तो
TiO, VO, CRO और FeO बताएं। बेसिक करेक्टर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल मोनोऑक्साइड फॉलोज द ऑर्डर। एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 22, 23, 24, 26। एक बात बताओ मुझे, ऐसे हम जाएंगे तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, Z इफेक्टिव बढ़ेगा। Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो इनका एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा, मतलब मैं बोल सकता हूं कि बेसिक नेचर डिक्रीज करेगा, बेसिक नेचर डिक्रीज करेगा। ठीक है, मुझे आंसर आया भी है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूं। हाँ देव, सही है, ये सही है, सी आंसर है ना। करेक्ट आंसर इज सी, ये हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज सी। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो काफी क्वेश्चंस हो गए हैं, केवल आयरन और कॉपर जो कंपाउंड्स हैं उनको हमें स्टडी करना है और एफ ब्लॉक करना है बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अपनी 4 क्लासेस हैं उसमें अपन कंप्लीट कर लेंगे। इस क्लास को यहीं पर एंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कुछ बीच में जो डिस्कनेक्ट हुआ था, कुछ छूट गया तो आप एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, या फिर अपनी जब डाउट क्लास होती है तब पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।